या कानून ही राजा होना चाहिए। तो अगर सारा का सारा पावर एक ही आदमी को दे दिया जाएगा तो वो आदमी क्या करेगा, पावर का मिसयूज करेगा। चेक एंड बैलेंस इसलिए रखा गया यहाँ पे कि अगर कोई अपने कार्य को सही से नहीं कर रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो दूसरा उसको ऊपर क्या कर सकता है, चेक एंड बैलेंस। और यहीं से कॉन्सेप्ट आया जैसे कि जुडिशियल रिव्यू। मंत्री जी को 4 अधिकारी लग रहे साइन करवाने के लिए, और एक अधिकारी को भी भेज देंगे तो डिसीजन जल्दी लेगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इसको लिख लिए हैं क्या एमएमपी वालों? कल दिया था ना इसको, उसमें भी आंसर राइटिंग वाले के लिए दिया था ना, थ्योरी ऑफ सेपरेशन। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो पावर को कैसे सेपरेट किया जाएगा, क्या है इसके लिए थ्योरी, क्या है वो सिद्धांत, उसके बारे में बात करते हैं। चलो, तो यहां पर क्या हुआ है, इसको दिया किसने, एक्चुअल में फ्रेंच फिलोसोफर, एक फ्रेंच दार्शनिक था जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू, या उसको मॉन्टेस्क भी बोलते हैं, फ्रेंच फिलोसोफर। एक फ्रांसीसी दार्शनिक था जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क, ठीक है, इज एन फ्रेंच फिलोसोफर। इसने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक छोटी सी बात रखी, उसी बात से पूरा थ्योरी जन्मा। इसने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया, इसने एक लाइन में बोला था इसको, और ये एक लाइन एक थ्योरी है। ही सेड लेक्स रेक्स in place of rex lex। वेयर जो लेक्स है, ठीक है ना, लेक्स का मतलब था यहां पर लॉ, और रेक्स का मतलब था किंग। उन्होंने बोला कि कानून ही, जो कानून है वो क्या होना चाहिए, सुप्रीम होना चाहिए, या कानून ही राजा होना चाहिए, राजा के कानून की जगह। उसने इतना ही बोला था। क्या हुआ था एक्चुअल में, जार था उस समय, जार निकोलस किंग था। किंग इतना डोमिनेटिंग हो गया था कि वो अपने लोगों के, अपने सब्जेक्ट्स को सुनता ही नहीं था। तो यह देखा कि उसी के हाथ में सारे पावर है, सारा शक्ति उसके अंदर है, और इसलिए वो क्या कर रहा है, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए बस अपना ही देख रहा है, और उसने कानून को भी बदलने का प्रयास किया। समझ आ रहा है? तो कानून से भी बड़ा चल गया हमारा राजा। तो जब ये समय आता है तो समय हो जाता है किसका, कि किंग शुड नॉट बी द लॉ, लॉ शुड बी द किंग। यही तो बोला गया ना, संसद की संप्रभुता नहीं है, संप्रभुता किसकी है, संविधान की। और संसद संविधान को ही बदल दे तो कैसी संप्रभुता, उतना आसान है। तो सेड लॉ मस्ट बी द किंग एंड नॉट द किंग मस्ट बी अ लॉ। ठीक है ना, तो इसने ये बोला कि लॉ जो है उसे किंग होना चाहिए, और किंग जो है वो लॉ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय का जो कंडीशन था कुछ ऐसा था कि एक राजा होता था, किंग, पुराने उस समय में एक राजा था, और राजा जो हमारे 3 तंत्र होते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, विधायिका, ठीक है ना, उसके बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों का ही सर्वोच्च और प्रमुख अधिकारी कौन होता था? आपने पूरे इतिहास में हमने देखा क्या कि किंग जो था, किंग इज एन हेड ऑफ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। तो अगर सारा का सारा पावर एक ही आदमी को दे दिया जाएगा तो वो आदमी क्या करेगा, पावर का मिसयूज करेगा। सबसे अधिक यही होगा, दैट पर्सन विल मिसयूज द पावर। अगर नहीं भी कर रहा होगा तो लगेगा तो यही कि मिसयूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अब वो अपने हिसाब से चलेगा।
अब वो अपने हिसाब से चल रहा, तो आपको ये लग रहा है कि यार ये हमारे हिसाब से तो कर ही नहीं रहा है, क्यों करेगा? कर ही नहीं सकता ना वो, भाई सिंपल सी बात है। तो ये वहीं पर एक बात को लेकर आया, इसने बोला कि प्रॉब्लम ये है आज हमारे समाज की, क्यों हमारे सभी के सब लोग दुखी हैं स्टेट से, क्यों सारे के सारे लोग स्टेट के अगेंस्ट जाने के चाह रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा रेवोल्यूशन हो रहा है, लोगों में इतनी प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज द किंग ट्राई टू बिकम द लॉ इंस्टेड ऑफ गिविंग द लॉ चांस टू रूल द पीपल। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप इस अवधारणा को बदलिए, जो लेक्स किसकी है, रेक्स लेक्स की, इस अवधारणा को लेक्स रेक्स की अवधारणा बनाइए। किंग शुड नॉट बी द लॉ, लॉ शुड बी द किंग। समझ आ रहा है? तो इसी चीज को उसने आगे चल के प्रेजेंट किया, जिसे बोला गया शक्ति का पृथक्करण, द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जिसके अंदर उसने क्या बोला कि पहली बात, ये जो तीनों हैं, तो देयर मस्ट बी अ सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव। पहला चीज ये रखा कि सरकार के तीनों तंत्र, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, तीनों में क्या होना चाहिए? सेपरेशन होना चाहिए, तीनों में पृथक्करण होना चाहिए, तीनों एक दूसरे से पृथक होने चाहिए। इसमें किसी भी तरीके का एक ही व्यक्ति तीनों नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? उसने बोला कि सेपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, तीनों के बीच में क्या होना चाहिए? पृथक्करण होना चाहिए। संविधान में इसको कहां पर रखा गया? आर्टिकल 50 में, 50 है ना, हमारे उसमें तो रखा नहीं कि 50 में ही रखा गया है। तो सेपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो फर्स्ट थिंग तो ये बोला कि सरकार के जो तीन हिस्से हैं, तीनों में आपस में क्या होना चाहिए? तीनों तंत्रों में एक दूसरे से वो पृथक हों, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों का हिस्सा है। दूसरा बात बोला कि द सेपरेशन मस्ट बी वाटर टाइट, जो भी ये क्या है सेपरेशन है, मस्ट बी वाटर टाइट, मतलब इसमें जो पृथक्करण है वो बिल्कुल तटस्थ या कठोर होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, किसी भी तरीके से एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में ना आए। जिस तरीके से नल से एक बूंद पानी बाहर नहीं आता, उसको होते हैं वाटर टाइट। अब नल को ऐसा फिक्स किया गया कि एक बूंद भी पानी आ रहा तो खराब सिस्टम है। तो किसी भी तरीके से जो फाइल ये देख रहे हैं यही देखें, ये ना देखें, ये देख रहे हैं यही देखें, इधर से उधर एक भी चीज नहीं जानी चाहिए, तो एकदम कंप्लीट वाटर टाइट सेपरेशन होनी चाहिए। समझ आ रहा है? और कुछ अगर इसमें चेंज, तो उसने तो ये दो चीजों को लाया था कि देयर मस्ट बी अ वाटर टाइट सेपरेशन बिटवीन, तो पहली बात क्या है सेपरेशन होना चाहिए, दूसरा उसमें वाटर टाइट सेपरेशन होना चाहिए तीनों चीज में। फिर इसको अप्लाई, इसको अलग अलग लोगों ने क्या किया, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या अपने अपने कंट्रीज में अप्लाई किया। उसने इतना लाइन बोला और इस लाइन को समझाने को उसने बोला इसका अर्थ यह है कि किंग को सुप्रीम पावर नहीं होना चाहिए, लॉ सुप्रीम होना चाहिए, और लॉ के अनुसार हमारे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव तीनों को अलग अलग किया जाए, तीनों का एक प्रमुख बनाया जाए और वही उसके हेड होंगे, वही देखेंगे। ठीक है। दूसरी बात, सेपरेशन मस्ट किया जाए किसके बीच में? इन सभी के बीच में। तो आज हमारे पास एक चीफ जस्टिस होते हैं जो लॉ हेड है, गवर्नमेंट कुछ भी बोल रही है, पार्लियामेंट का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। पार्लियामेंट का हिस्सा है प्रेसिडेंट, और पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट चल रही है उस गवर्नमेंट के हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो उस तरीके से सिस्टम को बनाने की बात की गई और वहीं से फिर ये सिस्टम डेवलप हुआ। एक्चुअल में जो हम लोग पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब चीज़ों को इसी आदमी ने दिया था, मतलब इसकी बातों से सब निकले थे। फिर ये जो फ्रेंच फिलॉसफी में दिया गया, इसको सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई किया गया। तो अमेरिका ने यहाँ पर कुछ चीज़ें की, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को तो उसने सेम रखा। इन अमेरिका ये दोनों को सेम रखा गया कि वहां पर क्या है, आज एग्जीक्यूटिव अलग लोग होते हैं, लेजिस्लेटिव अलग लोग होते हैं और जुडिशरी अलग होते हैं। याद रखना, अमेरिका में ऐसा कोई विधायिका का आदमी नहीं होता कि जो कि क्या है हमारा कार्यपालिका में भी है, ऐसे नहीं होते वहां पर तीनों चीज़ अलग अलग होता है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव अलग होते हैं। और उन्होंने एक तीसरा टर्म भी इसके अंदर डाला, द कॉन्सेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस इसलिए रखा गया यहाँ पे कि अगर कोई अपने कार्य को सही से नहीं कर रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो दूसरा उसको ऊपर क्या कर सकता है, चेक एंड बैलेंस। और यहीं से कॉन्सेप्ट आया जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा,
कि कोई अपना शक्ति को जब हम तीनों को अलग कर दिए तो कोई गलत तरीके से उस शक्ति का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लाया गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस, कि उसको देखा जाएगा, नियमित किया जाएगा और कोई गलत कर रहा है तो उस चीज़ों को वापस सही रूप में रखा जाएगा। तो अमेरिका ने इस चीज़ों को अपनाया। तो फ्रेंच फिलोसोफर मोंटेस्क्यू ने दिया वो 3 बातें, 2 बातें, थर्ड बात कौन लेकर आया, अमेरिका में आया, और फिर आगे चलकर इसको हम लोगों ने इंडिया में अमेरिका से उठाया। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में पहला लाइन क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर तो है पर कंप्लीट सेपरेशन नहीं है। तो इंडिया में क्या है आपका, सेपरेशन है बट नॉट कंप्लीट सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव बट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड। हमारे में पूर्ण रूप से वो अलग अलग नहीं है, पृथक नहीं है। कैसे नहीं है, जुडिशरी तो अलग है हमारी, ठीक है, पर हमारा जो कार्यपालिका और जो हमारी क्या है विधायिका है वो सेम है, एक ही। हमारे विभाग के प्रमुख हमारे मंत्री ही हैं, होते हैं ना। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में डिपार्टमेंट के हेड अलग होते हैं और मिनिस्टर अलग होते हैं, इसलिए वहाँ कोई मिनिस्टर नहीं बनना चाहता, ना तो कोई डिपार्टमेंट का हेड बनना चाहता, सिंपल सी बात है। तो डिपार्टमेंट जो हमारा एक जो मिनिस्टर वही हमारे डिपार्टमेंट का भी हेड है और वो मिनिस्टर भी है। उसकी 2 तरह का मेंबरशिप होती है संसद के अंदर, पता है, वहाँ पर जब वहाँ संसद के अंदर गया तो केवल लेजिस्लेशन का काम करेंगे, डिपार्टमेंट हेड का काम नहीं करेंगे। समझ आ रहा है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर जो है कंप्लीटली नहीं है, इसलिए हमारे सिस्टम में क्या दिखता है, फ्यूजन ऑफ पावर दिखता है। हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या दिखता है, अभी भी फ्यूजन ऑफ पावर। पर हमारे राज्य का नीति निर्देश तत्व क्या बोलता है कि हमें भारत को आगे चलकर सेपरेशन ऑफ पावर को अपनाना है पूर्ण रूप से। क्यों, क्योंकि हमारे उसमें पूरा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं रखा गया पूरा, क्योंकि उतनी हमारी रिसोर्स बेस नहीं थी। क्योंकि अगर हमने सबको सेपरेट किया तो अलग अलग विभाग बनेंगे, फिर उसको चलाने के लिए लोग चाहिए, तो ऐसे बहुत सारा क्या होगा, खर्च आ जाएगा, और हमारे पास संसाधनों की सीमित थी। तो हमारे व्यक्तियों ने पढ़ा, बोला कि चोरी नहीं किया, देखो बदला है, कल बताया था, तो उन्होंने बदला है, फ्यूजन ऑफ पावर दे दिया इसकी जगह पे। समझ रहे, तो हमारे यहाँ पर फ्यूजन ऑफ पावर एक्ट करता है, बट सेपरेशन ऑफ पावर हम भी एक्सेप्ट करते हैं, और हमारे पे कंप्लीट नहीं है पर पार्शियल है, पहला चीज। दूसरा चीज, वाटर टाइट सेपरेशन। तो इंडिया में वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है, देयर इज नो वाटर टाइट सेपरेशन इन इंडिया। भारत में पूर्ण रूप से जो है उस तरीके से उनको अलग नहीं किया गया है। वाटर सिंपल से दिख ही रहा है। तो देयर इज नो वाटर टाइट सेपरेशन इन इंडिया। हाउएवर द रिस्पेक्टिव वर्क डोमेन इज असाइंड। पूर्ण रूप से क्या नहीं है, पृथक नहीं है, पर सभी के अपने कार्य को अलग अलग रूप से स्थापित किया गया है। सभी के कार्य क्षेत्र को स्थापित किया गया है, पर पूर्ण रूप से इनमें पृथकीकरण नहीं है, पूर्णता पृथकीकरण नहीं है, पर कार्य क्षेत्र को स्थापित किया गया है। एरिया इज डिफाइंड कि आपको इसमें काम करना, आपको इसमें करना, आप इसमें करोगे, बट कंप्लीटली वाटर टाइट नहीं। थर्ड थिंग, इंडिया ऑल्सो अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ चेक एंड। भारत में चेक एंड बैलेंस जो है वो हम भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी है कि न्यायालय के काम, जो आपका पार्लियामेंट ने कुछ गलत किया तो उसको जुडिशरी चेक कर सकती है। जुडिशरी में कुछ दिक्कतें दिख रही तो पार्लियामेंट एक लॉ ला के उसके लिए बदल सकते हैं। एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहे तो हटा दें कि अभी भी परमानेंट हो हटा देना, ठीक है, तो उसको हटा सकते हैं, बोलेगा नहीं तो सर परमानेंट है, उधर तटस्थ बोल देगा, समझ रहे हो, तटस्थ अभी तो नहीं हो, ठीक है यार, मैं तो मस्ती कर देता हूँ। गुस्सा हो गया क्या, हो जा, कोई बात नहीं वो क्या बोलूँ, अरे मजाक करो, पढ़ो यार, ठीक है। तो क्या है, चेक एंड बैलेंस। क्लियर हो गया। तो ये 3 चीजें यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई होंगी। इज इट ओके, क्लियर टू एवरीवन। तो ये तो हो गया कि एक्चुअल में थ्योरी क्या है। तो थ्योरी सिंपल सी बात कर रही है कि जो 3 चीजें हैं, तीनों को हम लोग किस रूप में देखते हैं, इसका बेनिफिट क्या होगा। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर अमंग दिस 3, इससे फायदे क्या होंगे, एडवांटेज क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है, चलिए बताइए, इसके फायदे क्या क्या है, एडवांटेज ऑफ सेपरेशन। एक एक करके हाँ पर इट विल मेक द सिस्टम मोर अकाउंटेबल, अच्छा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव।
हाँ, ये पहले चीज़ है कि अगर सेपरेशन होगा तो विशेषज्ञता आएगी, यहाँ पर एक्सपर्टीज आएगा, इट विल ब्रिंग द एक्सपर्टीज। पर अभी क्या वो एक्सपर्टीज नहीं है। अब हमारा मंत्री जी को 4 अधिकारी लग रहे साइन करवाने के लिए, और एक अधिकारी को भी भेज देंगे तो डिसीजन जल्दी लेगा। तो पहली बात क्या होगा, इट विल ब्रिंग द एक्सपर्टीज एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना। तो जो नियम, जो भी आपको क्या करना होगा, निर्णय लेना होगा तो त्वरित निर्णय ले पाएंगे, त्वरित निर्णय का लिया जाएगा, और साथ ही साथ क्या हो रहा होगा, इसके साथ एक्सपर्टीज आएगी, पहला चीज। सेकंड, कौन? तो वैसे भी मिसयूज नहीं कर रहे, क्या मिसयूज हो रहा है मेरे को समझ नहीं पा रहा हूं। नेताजी विभाग का काम नहीं दे पाएंगे, और जब देंगे ही नहीं तो स्टेडियम नहीं बनेगा, स्टेडियम नहीं बनेगा तो नाम नहीं लिखाएगा नेताजी का। मतलब तो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि वही विभाग के भी प्रमुख है और वही इंसान क्या है, मिनिस्टर भी है, सब कुछ है, तो इसके कारण क्या होता है कि एक प्रॉपर चेन बनता है, चेन ऑफ करप्शन। तो इट में रिड्यूस द करप्शन इन द सिस्टम। अगर ऐसा होगा तो जो करप्शन है उस करप्शन को धीरे धीरे नियंत्रित किया जा पाएगा। और क्या सिस्टमेटिकली मैनेज, हाँ, बेटर मैनेजमेंट और सिस्टमेटिक मैनेजमेंट। ठीक है, व्यवस्थित रूप से कार्यों का निष्पादन किया जाएगा और प्रबंधन, व्यवस्थित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा, सिस्टमेटिक मैनेजमेंट। हाँ, और एक सिंपल सी बात है कि ड्युअलिटी ऑफ वर्क खत्म होगी। अभी क्या होता है, एक ही आदमी एक ही काम को 2 से 3 जगह से करना पड़ता है, पर फिर क्या होगा, एक जगह होगा और एक ही जगह सारा काम हो जाएगा, तो ड्युअलिटी ऑफ वर्क नहीं होगी। एक ही कार्य जो होगा वो कार्य को बार बार नहीं करना पड़ेगा। ड्युअलिटी ऑफ वर्क या हो सकता है रिपीटिशन ऑफ वर्क, एक ही कार्य का बार बार होना जो है उसको धीरे धीरे कम किया जा सकेगा। संसाधनों का बेहतर उपयोग, बेटर यूज ऑफ रिसोर्स। अच्छा, मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल बोलूंगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों की सरकार तक पहुंच सुनिश्चित होगी और उनका सरकार में अपने आप क्या होगा, सहभागिता बढ़ेगी। क्या होगा इससे, बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है ना। तो मोर, और बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ, लार्जर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, जन की सहभागिता सुनिश्चित होगी और अधिक से अधिक लोग सरकार एवं सरकारी तंत्र से जुड़ेंगे। और क्या होगा, क्योंकि एक चेक एंड बैलेंस भी है, और चेक एंड बैलेंस से ये सुनिश्चित होगा कि कोई भी किसी तरीके का, पहली बात तो वर्क डिले नहीं कर रहा होगा, कर को गलत तरीके से नहीं करेगा, और हमेशा क्या होगा कि जो वर्क एरर है उसको रेक्टिफाई करने में मदद मिलेगा। कार्य में जो भी गलतियां हो रही है, गलती को सुधार करने के लिए अपने आप हम क्या कर पाएंगे, गलतियों को पकड़ पाएंगे और उसका सुधार किया जाएगा। एरर तभी आइडेंटिफाई होगा जब क्या हो रहा होगा, चेक एंड बैलेंस होगा। तो चेक एंड बैलेंस गिव द अपॉर्चुनिटी फॉर करेक्शन ऑफ एरर, गलतियों को सुधार करने के लिए चेक एंड बैलेंस उपयोगी होगा। टारगेटेड अप्रोच कैसे होगा, कैसे? नहीं, वो आप विभाग बस सोचने, बस वो किया वहीं तक सोचना है, आप बहुत आगे सोच रहे हो, वहां तक जाना ही नहीं, उसके पहले ऊपर ऊपर रहना है, अंदर नहीं घुसना है। वो तो बोला ना, फास्टर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, सब आ जाएगा वहीं। लिमिटेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन की समस्या होगी, समन्वय में आपस में होगा ना, कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम होगा कि नहीं। पहले एक ही व्यक्ति बैठा है, वही दोनों चीज को समझ रहा है, तो वो आराम से बता देगा दोनों को। अभी क्या होगा, कोऑर्डिनेशन की इश्यूज हो सकती हैं, ईगो टसल होगा यहाँ पर आपस में, तुम बोल रहे हो थोड़ी करूंगा यार मैं, सिंपल सा सवाल होगा ना। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, कोऑर्डिनेशन, समन्वय में समस्या हो सकती है, समन्वय के लिए चुनौतियां उत्पन्न करेगा, बट वो बहुत बेसिक लेवल पे। जब हमको लेजिस्लेटर को जब किससे मिलना होगा,
एग्जीक्यूटिव से, उनके बीच में आपस में समन्वय को कम करेगा। पर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन तो बढ़ ही रहा है, विद इन द सिस्टम बढ़ेगा, पर अक्रॉस द सिस्टम समन्वय कम होगा, ठीक है ना। तो इट मे हार्म द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, उसमें सबसे ज़्यादा किसके बीच के समन्वय को बिगाड़ सकता है, विधायिका और कार्यपालिका। न्यायालय से उतना ज़्यादा नहीं होगा प्रभावित। हाँ, दूसरा लिमिटेशन क्या होगा, पहले मैंने क्या बताया, इसमें वही रिसोर्स, अधिक रिसोर्स लगेगा,